नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मैं सुजीत सिंह एक बार फिर से आपका मंच पे स्वागत करता हूं। एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। फिलहाल जो विशेष फोकस हमारा चल रहा है वो आपका एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी को लेकर चल रहा है। ठीक है, आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशन के पर्पज से जो भी मैंडेटरी क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम इंक्लूड करके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक नई नोटिस कि जितने भी हमारे वीडियो हैं, ठीक है, वो रैंडम समय पे चल रहे थे, जिसके कारण कुछ कंप्लेन आई थी कि वीडियो देखने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इनिशिएशन किया है कि आज से हम जितने भी वीडियो डालेंगे वो दोपहर की 1 बजे जाएगा। ठीक है, अगर पहले हम शूट कर लेते हैं तो उसको प्रीमियर में डाल के आपको 1 बजे हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो आप 1 बजे हमारे साथ क्या कर सकते हैं, आप लाइव जुड़ सकते हैं इस वीडियो के साथ। ठीक है, जैसे कि आज हम 1 बजे आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके फायदे क्या होंगे कि इसके फायदे होंगे कि आपका कनेक्शन जो होगा वो लाइव कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके डाउट होंगे हम ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकेगा। और अगर आप जीके जीएस में पूरी तरह से अगर आपका ठीक है, बेहतर है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के जीए के जीएस का ये सेट नंबर 12 है, जो क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वो ये है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात कर रहा है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ना, ये आपके व्हीकल लॉन्चिंग का एक जगह है। ठीक है, यानी यान का निर्माण होता है, जो लॉन्च व्हीकल होते हैं सारे, वो यहीं यहीं पे निर्माण किए जाते हैं। तो ये है आपका केरल में, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, जिसका पहले नाम त्रिवंतपुरम था, वहीं पे यह स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, बाकी अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा का आपने नाम सुना होगा। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है। क्लियर। देखिए, केरल में जो लॉन्च व्हीकल होता है इसका निर्माण किया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से जितने भी ये जीएसएलवी पीएसएलवी चीज जो आपके लॉन्च व्हीकल होते हैं ये लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका विक्रम साराभाई का हो जाएगा केरल, और सतीश धवन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में कोई स्पेस रिसर्च सेंटर नहीं है। कर्नाटक में देखिए, ये जितने भी एजेंसीज हैं ये इसरो के अंतर्गत आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और इसका मुख्यालय यानी इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। क्लियर। तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 167 कह रहा है कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी की बात कर रहा है, और नेशनल पार्टी के लिए कुल 8, अभी तक कुल 8 नेशनल पार्टी है हमारे भारत में। ठीक है, तो आज 8 नेशनल पार्टी है, जिसमें कि आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले कितनी थी। तो पहले 7 थी, पिछली जो लास्ट जोड़ी वो एनपीपी जोड़ी, ठीक है, वो बन के 8 हुई। अब देखिए, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कंडीशन चाहिए होता है। ठीक है, एक कंडीशन, 3 कंडीशन उस नेसेसरी होते हैं, जिसमें पहला कंडीशन ये होता है कि वह जो जो पार्टी क्या की है, अपने को नॉमिनेट की है कि हम अब राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसको निर्वाचन आयोग किस किस बेसिस पे उसको क्या करता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। उसके लिए 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि वह पार्टी 3 राज्य, ध्यान रखिएगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 3 राज्य में, जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें 3 राज्य में कम से कम उसको 2% ऑफ लोकसभा सीट मिली हो। लोकसभा सीट के 2% वो कम से कम पाई हो पिछले 3 राज्यों में, पिछले लोकसभा चुनाव में। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि 4 राज्यों में, 3 के बाद 4 राज्य, 4 राज्य, अगर आप 4 राज्यों में 6% जितने भी टोटल लीगल वोट पड़े हैं उसका आप 6% अगर आप लाते हो, और 6% वोट के साथ आप 4 लोकसभा सीटें जीतते हो, तब जाके आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। और तीसरा जो कंडीशन है कि वो है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर आपकी राज्य स्तरीय दल के रूप में अगर आपको पार्टी के नाम है, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग दे देता है। क्लियर। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो होता है ये भी निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण करता है। ठीक है, ये लॉ। इसके तहत
मैंने बता दिया कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, तो 8। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिनूक पवन कहाँ के स्थानीय पवन है। चिनूक पवन, देखिए स्थानीय पवन, पवन हर जगह चलते हैं, हवाएं हर जगह चलती हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ स्थानीय पवन के पास अपनी अपनी क्वालिटी होती है ना। कुछ बहुत हॉट होती है, कुछ बहुत ह्यूमिड होती है, कुछ बहुत ठंडी होती हैं, तो उसके नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। अब देखिए चिनूक जो है ये अमेरिका का पवन है, अमेरिका और कनाडा में ये बहता है, और ये अंगूरों में, ये गर्म हवा है, ठीक है, ये गर्म हवा है और ये अंगूर को पकने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चिनूक है ये अमेरिका का पवन हो गया। बाकी बात करें अगर सहारा मरुस्थल की गर्म का, चिनूक, फिर से ध्यान रखिए, चिनूक गर्म पवन अमेरिका का, तो अमेरिका का ठंडा पवन का नाम क्या है, तो वो ब्लिजार्ड है, ठीक है। ब्लिजार्ड अमेरिका और कनाडा में बहने वाली ठंडी हवाओं का नाम है। अमेरिका में गर्म हवा जो है वो चिनूक है। सहारा मरुस्थल जो आपके नॉर्थ ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट है, वहां जो बहती है गर्म हवा वो है आपका हरमट्टन, ठीक है। अगर आप मैप से दिखा दें तो ये देखिए चिनूक जो है ये अमेरिका में इधर बहती है, हरमट्टन जो है ये आपके अफ्रीका में यहाँ बहती है, ठीक है। आपका अगर अगला न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड यहाँ पे है, और न्यूजीलैंड में जो गर्म हवा बहती है वो है आपका नॉर्वेस्टर, यहाँ पे बहती है नॉर्वेस्टर। और मिस्र की बात करें, यहाँ मिस्र है तो ये खमसीन है, ठीक है। तो खमसीन यहाँ क्या होता है, खमसीन गर्म हवा है जो यहाँ बहती है। क्लियर, गर्म हवा के बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहे हैं कि निक्स ओलंपिया क्या है। देखिए निक्स ओलंपिया जो है यह अपने पूरे सौर मंडल का, यानी अपने पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है निक्स ओलंपिया। जी हाँ, ये माउंटेन पीक सबसे बड़ा है। मैंने बोला सौर मंडल का, अपनी पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी का क्या है, अपना माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पर्वत है, और ये निक्स ओलंपिया सबसे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये है कहाँ, तो ये आपके मंगल ग्रह पे है, यानी आपकी ये मार्स पर है, ठीक है। इसकी हाइट कम से कम आपकी 26,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना, इसका नाम ओलंपस मॉन्स भी कहा जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत है। क्लियर, ज्वालामुखी नहीं है, उपग्रह नहीं है, नदी नहीं है, ठीक। ये है आपका निक्स ओलंपिया जो बहुत स्लाइड व्यू दिया गया है बहुत ऊपर से। ये इसकी हाइट बहुत ऊंची है, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये कहाँ है, मार्स पर है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 170 कह रहा है सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है। देखिए आपको पता होगा कि ग्रह वह होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट के जो चारों तरफ चक्कर लगाए, यानी ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाए, उसको उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, यानी किस प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। तो बुध के पास देखिए सैटेलाइट है ही नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं है, सिर्फ प्लेनेट है साहब। पृथ्वी के पास अपना एक मून है, हमको जो चंद्रमा दिखता है एक, वही अपना एक सैटेलाइट है। बृहस्पति के पास कुल 79 सैटेलाइट हैं, जबकि शनि के पास कुल 82 सैटेलाइट है, ठीक है। यानी इस क्रम में क्या हो गया कि आपका सबसे ज्यादा जो उपग्रह है, यानी सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है, वो आपका किसके पास हो जाएगा, सैटर्न के पास, यानी शनि के पास, ठीक है। तो ये देखिए सैटर्न का ये, और इसके बाकी सारे जो ये क्या है, ये सैटेलाइट है, ठीक है। ये प्लेनेट हो गया और इसके चारों ओर घूमने वाले ये सैटेलाइट। इसमें जो सबसे सैटर्न का जो सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो है आपका टाइटन, ठीक है। इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट याद रखिएगा। और ऐसे पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, यानी सबसे बड़ा जो उपग्रह है, वो आपका बृहस्पति का गैनीमेड है। गैनीमेड जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो पूरे सौरमंडल का किसका है, वो बृहस्पति का, ठीक। चलिए, यानी जुपिटर प्लेनेट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 171 कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था। देखिए ब्रिटिशर्स द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1773 में, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान क्या था, कि ये प्रावधान था इसमें 1773 में कि सबसे पहले जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर जनरल होगा। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, जो उस समय क्या थी, वो सबसे बड़ा हब था हमारा नेशनलिज्म का, ये सब है ना, मतलब एक तरह से रेगुलेट करना यहाँ पे टफ हो गया था, तो सबसे पहले यहीं पे गवर्नर जनरल बना दिया गया।
किसका? बंगाल प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर जनरल होगा। दूसरा इसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 में। इसके जो पहले आपके चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे। अभी पिछली बार आरओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था, तो सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लाया गया था, जिसमें क्या क्या किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर जनरल होगा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, और बंगाल प्रेसिडेंसी को ज्यादा मजबूत किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। क्लियर है? चलिए, तो ये 1773 के अकॉर्डिंग था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, सॉरी चार्टर एक्ट जो था 1784 में। उसके बाद क्या था कि आपका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किया गया। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप को अलग कर दिया गया था। याद रखिएगा, जो कंपनी थी उसकी व्यापारिक यानी ट्रेडिंग और राजनीतिक पॉलिटिकल चीजों को अलग अलग कर दिया गया था। 1833 में जो इंपॉर्टेंट था वो था बंगाल का जो गवर्नर जनरल अब तक कहा जा रहा था वो अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये 1833 में हुआ था। 1858 में इंपॉर्टेंट क्या हुआ था कि अब यहां से 1857 की क्रांति हो चुकी थी भारत में, तो यहां से क्या किया गया कि भारत की जो शासन था ना कंपनी के हाथों से हटा के डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। यहां से बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पदवी खत्म कर दी गई थी। ये 1858 के तहत हुआ था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 172 कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था ये 2015 में इनिशिएशन अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का था, और ये जब पेरिस वो गए हुए थे ना, यानी फ्रांस गए हुए थे, तो वहां पे राष्ट्र आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो चल रहा था उसमें इन्होंने ये बात रखी थी कि आईएसए का गठन किया जाए। ठीक है, और इस गठन में क्या होगा कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है आपको, कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कि चूंकि क्या है यहाँ सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, तो इसके अंतर्गत कहा गया कि इसमें जितनी भी देशें आती हैं उनको इनिशिएशन लेना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सोलर लाइट का यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, वो सोलर लाइट का मतलब सोलर एनर्जी पर फोकस होने के लिए इस बात को रखा गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ? ये 2015 में हुआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया? पेरिस में किया। नई दिल्ली में इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी 2018 में। क्लियर? कोच्चि में ऐसा कुछ नहीं था इसका। बाकी गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था हरियाणा, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। क्लियर है? अभी तक इसमें कुल 121 देश शामिल हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 173 कह रहा है कि बौद्ध संगीति का प्रथम संगीति किस शासन काल में हुआ? देखिए, बौद्ध संगीतियां जो हुई थी उसमें चार महत्वपूर्ण, जो शुरू के चार इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के चार में सबसे पहला पूछ रहा है, तो सबसे पहला जो हुआ वो था आपका अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगीति का सबसे पहला आपका संगीति अधिवेशन जो भी कह लीजिए हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि ये हुआ कहाँ था? तो ये 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह। ठीक है, राजगृह में हुआ। इसके शासनकाल, किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप साहब थे इसके अध्यक्ष। क्लियर रखिएगा, पहला संगीति कब हुआ? 483 में। किसके शासनकाल में हुआ? अजात शत्रु के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की थी। क्लियर? चलिए, तो ये अजात शत्रु हो गया। कालाशोक, अब देखिए जो शुरू के मैंने चार बताया था उसका चारों का ये क्रम है। ये शासनकाल किसके किसके समय में हुआ इसका ये क्रम है। अजात शत्रु सबसे पहले शासनकाल में, इनके शासनकाल में सबसे पहला बौद्ध संगीति हुआ। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी संगीति हुई। अशोक के शासनकाल में तीसरी संगीति हुई, और कनिष्क के शासन में चौथी संगीति हुई। अब अगर आपको अगर शासनकाल का क्रम याद करना हो तो सीधा सीधा से एक याद कर लीजिए, ट्रिक है कि शत्रु के मृत्यु पर शोक जताते हुए अशोक ने खुद को युद्ध से निष्कासित कर लिया।
अब इससे क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। शत्रु के मृत्यु पर शोक जताते हुए अशोक ने खुद को युद्ध से निष्कासित कर लिया। अब इससे क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, शोक हो जाएगा, अशोक हो जाएगा और कनिष्क हो जाएगा, लाइन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके शासनकाल का क्रम था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। अब अगर असम की बात करें तो असम में आपका ओरंग टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा कतरनी घाट जो है वहां पे टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हो जाते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल, असम में ओरंग, उत्तर प्रदेश का दुधवा कतरनी घाट, ठीक है, और आगे अरुणाचल प्रदेश का कामलांग। अब प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर आया कब था, तो 1973 में, कंफ्यूज नहीं होना है। 1972 में वन्य जीव एक्ट आया था। ठीक है, 1973 में टाइगर रिजर्व एक्ट आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था? ठीक है, 175 अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था? देखिए अंतरिम सरकार क्या थी 1946 में। ठीक है, अंतरिम सरकार में 1946 में जब गठन हुआ तो इसमें क्या था कि भारतीय शासन व्यवस्था को तत्काल संचालन हेतु, ठीक है, वही हुआ था ना 1947 वेवल योजना के तहत। फिर हुआ कि भारत अगर ब्रिटिश अगर भारत को छोड़ देगा तो कौन सरकार चलाएगा, कैसे चलाएगा, तो इसके लिए आप क्या करें, एक प्रारूप तैयार करें। ठीक है, तो इसमें था कि अंतरिम सरकार के अंतर्गत क्या था, तो इसमें बहुत सारे मंत्री बने उसमें। ठीक है, बताया गया कि ये मंत्री इसको डील करेंगे, ये मंत्री इसको डील करेंगे, इस मंत्रालय को डील करेंगे। तो उस तरह से अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था उसमें रक्षा मंत्री किसको सौंपा गया, यानी कौन बना था, रक्षा मंत्रालय किसको सौंपा गया था, तो ये थे सरदार बलदेव सिंह जी को। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार के। ठीक है, तो और लियाकत अली कौन थे, तो लियाकत अली आपके थे वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त इनका फाइनेंस विभाग था। आसफ अली जो थे वो थे आपके रेलवे विभाग के। ठीक है, लियाकत अली वित्त यानी फाइनेंस मिनिस्टर, आसफ अली जो थे ये रेलवे मिनिस्टर थे, जगजीवन राम जो थी वो लेबर डिपार्टमेंट थे यानी श्रम विभाग में थे। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 3-4। ठीक है, लियाकत अली, फिर से बताता हूँ, लियाकत अली वित्त मंत्री, आसफ अली जो थे ये आपके रेलवे विभाग के थे, जगजीवन राम जी तो वे ये श्रम विभाग के थे, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 176 कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुआ था? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये हुआ था 1961 से 71 के बीच में। ठीक है, सॉरी 71 से 81 के बीच में, 61 से 71 के बीच में हुआ था। 24.80 हुआ था, 71 से 81 नहीं होगा। ठीक है, 71 से 81 जो था वो 24.66 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा एरो का मिस गाइड है, याद रखिएगा। 1961 से 1971 में 24.80 की वृद्धि थी, लगभग 25% की। ये हो जाएगा आंसर आपका 1961 से लेके 1971 तक में 24.80 की अब तक की सर्वाधिक वृद्धि देखी गई थी जनसंख्या में। ठीक है, और 11-21 अभी तो आया ही नहीं है जनसंख्या। 2001 और 11 में 17.7% की वृद्धि हुई थी, जबकि सबसे ज्यादा 61 और 71 के बीच में 24.80 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए 177 में अगर देखें कि संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन था, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था। जब कॉन्स्टिट्यूशन की सभा बैठी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, तो उसमें संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था, तो वो थे BN राव साहब। BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, जबकि भीमराव अंबेडकर जी को ये क्या थे, भीमराव अंबेडकर क्या थे, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ये आपके राज्य तथा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक, तो संविधान के अब देखिए संविधान सभा की मैंने बता दिया कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, और ये कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके पूरा हुआ था।
ठीक है, आपको पता है संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 2000 संशोधन हुए थे कुल संविधान बनाने में। ठीक है, उसके बाद हमारा मूल रूप में संविधान आ सका। और इसको अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर लिया गया था। लागू कब हुआ था, इनफोर्स कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे पूरे देश में लागू हो गया था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 178 कह रहा है कि संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख मिलता है। देखिए संविधान की बात कर रहा है, संविधान के भाग की बात कर रहा है। तो शुरू में जब संविधान बना तो उसमें कुल 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, भाग 15 में जो उल्लेखित है वो निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, तो भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई, आपातकाल का संबंध भाग 18 से है, संविधान संशोधन भाग 20 से है और मौलिक कर्तव्य का भाग 4 क से है। चौथे में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक हैं चौथे पार्ट में, और चौथे क में मौलिक अधिक कर्तव्य शामिल है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल है। ठीक है, आपातकाल कौन से भाग में है, तो आपातकाल आपके 18वें भाग में है। ठीक है, निर्वाचन भाग 15 में है, संविधान संशोधन भाग 20 में है, मौलिक कर्तव्य चौथे के क पार्ट में है। ठीक है, 117 कह रहा है कि खिरगीज जनजाति कहाँ के निवासी हैं। देखिए खिरगीज जनजाति की बात कर रहा है, तो खिरगीज जनजाति जो है वो मध्य एशिया में आते हैं। एशिया के सेंट्रल पार्ट में जितने भी जनजाति हैं वहां सबसे ज्यादा खिरगीज जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य एशिया। कालाहारी में कौन से, कालाहारी डेजर्ट आपके अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, बोत्सवाना रीजन जो जाम्बिया रीजन है वहां पे कालाहारी जो डेजर्ट है वहां पे सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो बुशमैन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कालाहारी में बुशमैन जनजाति, केनिया में याद रखिएगा कालाहारी आपका बुशमैन हो गया, केनिया में आपका हो गया मसाई जनजाति और साउथ अफ्रीका में हो गया जुलू जनजाति। ठीक है, जुलू हो गया आपके साउथ अफ्रीका में, केनिया जो है वो आपका केनिया में मसाई जनजाति, कालाहारी में बुशमैन और मध्य एशिया में आपके खिरगीज हो गए। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 180 कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। देखिए 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला जाता है और उसमें लखनऊ से किसने नेतृत्व किया। तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, तो बैरकपुर छावनी से, जब मंगल पांडे ने शॉट किया था अपने ऑफिसर को वहां से स्टार्ट हुई। तो ये क्रांति उस जेल से निकल के, ठीक है, मतलब आपके आर्मी वाले बैरकपुर छावनी से निकल के मेरठ से फिर दिल्ली फिर लखनऊ फिर कानपुर ऐसे करते हुए क्या फिर बढ़ती चली गई। ठीक है, और पूरे देश में लगभग इसका क्या हुआ था, तो विद्रोह हुआ था ब्रिटिशर्स का। तो 1857 में पूछ रहा है कि लखनऊ से जब विद्रोह हुआ तो उसका नेतृत्व किसने किया। तो देखिए लखनऊ से नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल। ठीक, लियाकत अली कहाँ के थे, तो लियाकत अली इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे, तो नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। ठीक है, कानपुर उस समय क्या था, तो कानपुर, और बेगम हजरत महल जो लखनऊ से कर रही थी उस समय अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उस क्षेत्र को, तो अवध की जो नेतृत्व कर रही थी वो बेगम हजरत महल कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का कर रही थी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था, लीडर कौन था। ठीक है, विद्रोह का। तो लियाकत अली इलाहाबाद के, नाना साहब कानपुर से लीड कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लीड कर रही थी। ठीक है, ये आपके, तो आज का सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, ये है आपकी बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 के अमर सेनानी में इनका भी नाम शामिल है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है। जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह देखती रहिए, सर्च करते रहिए, आपके कमेंट करते रहिए, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टा आप जो भी यूज़ करते हो उसके माध्यम से शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सब्सक्राइब गेन करने में मदद करिए। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में। नमस्ते, नमस्कार।